में से नहीं है। सर, वैक्सीनेशन, ये जो महामारी का जो दौर चल रहा है और आपने खुद ही वैक्सीनेशन का जिक्र किया, तो सर 21 जून को आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा ये कहे जाने पर कि 18 साल से उम्र के सभी लोगों को मुफ्त में वैक्सीनेशन लगेगा, पर कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन को लेकर जो बंदरपाट चल रहा है और पर्टिकुलरली जो बंगाल में हम सब देख रहे हैं, तो सर ये कैसे ठीक होगा? क्योंकि एक आम आदमी सोचता ये है कि उसको वैक्सीनेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, कहाँ लाइन लगाने वो जाएगा, उसके बाद लाइन लगने पर भी सर उसको वैक्सीनेशन लगेगा कि नहीं लगेगा। जैसे आपने खुद बताया कि कुछ लोगों को तो ये भी पता है कि वो जाएंगे तो उनको वैक्सीनेशन मिलेगा ही नहीं, तो कैसे ये सब ठीक होगा सर? कैसे लोग इससे भुगते रहेंगे, कब तक भुगते रहेंगे, कब तक कैसे सामना करें इसका? देखिए, वैक्सीन की जो पूरी व्यवस्था है, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि देश के हर नागरिक को मुफ्त में टीकाकरण किया जाएगा। साथ ही साथ कई प्राइवेट संस्थाओं को भी जो मेडिकल से जुड़े हुए हैं उनको भी वैक्सीन देने का काम सरकार ने किया। कई ऐसे राज्य सरकारों ने कहा था, चूँकि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी कहा था कि हम तो वैक्सीन खरीद कर लोगों को लगाएंगे, तो केंद्र की सरकार सभी राज्यों को वैक्सीन भेज रही है। बंगाल में भी वैक्सीन आ रहा है। राज्य की सरकार ने कहा था कि हम तो अपने पैसे से खरीद के वैक्सीन लगाएंगे। मात्र 18 लाख वैक्सीन राज्य की सरकार ने खरीदा, मात्र 18 लाख। उसके बाद से इनका खजाना खाली हो गया है। बड़ी बात करना और उस बात को अमल में लाना, दोनों में बहुत अंतर है। केंद्र सरकार बिना किसी भेदभाव के पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वैक्सीन भेज रही है, लेकिन वैक्सीन जब यहाँ आ रहा है तो वैक्सीनेशन का पूरा काम राज्य सरकार की स्वास्थ्य विभाग के द्वारा किया जा रहा है। अब राज्य सरकार का काम है, जहाँ पर भी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस के लोग, कोई ममता बनर्जी का फोटो लगा के, कोई स्थानीय विधायक के नाम पर, कोई पार्षद, कोई प्रधान के नाम पर सारे वैक्सीनेशन सेंटरों पर कब्जा कर लिया गया है। वैक्सीन आ रहे हैं, उसमें बंदरबाट हो गया है। आप रात को, हमारे यहाँ तो उत्तर हावड़ा की स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर लोग रात को 11 बजे 12 बजे से लाइन लगाते हैं। सवेरे उनको पता है कि इस वैक्सीनेशन सेंटर पर 300 लोगों को टीका लगना है, लेकिन जब सवेरे कूपन बंटने लगता है तो पहला व्यक्ति को ही 101 नंबर मिलता है। 100 कूपन पहले से ही बंदरबाट हो गया। कोई विधायक कोटा में चला गया, कोई पार्षद कोटा में चला गया, कहीं वो उसके जो स्वास्थ्य के विभाग के लोग हैं वो बांट लिए हैं, स्थानीय कुछ गुंडे हैं वो बांट लिए हैं। तो इस तरीके से हर चीज़ में बंदरबाट है। मैं डायरेक्टली नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन आपने तो बार बार सुना होगा कि वैक्सीनेशन सेंटर पर कूपन बांटा जा रहा है, कई जगह बेचा जा रहा है। पैसा दे दीजिए, कूपन मिल जाएगा। वहीं समाज में एक बड़ा वर्ग है जो पैसा देकर वैक्सीन लगवाने पे मजबूर हुआ है। इस सारी व्यवस्था से नाराज लोग, जिनके पास थोड़ी सी भी क्षमता है, वो लोग 700 750 रुपया देकर प्राइवेट में जाकर, वो लोग प्राइवेट पैथोलॉजिकल सेंटर में, जहाँ पर भी प्राइवेट में वैक्सीन मिल रहा है, वहाँ वैक्सीन लगाने को मजबूर हुए। तो ये राज्य सरकार की पूर्ण रूप से विफलता है। इनके पास कोई इसका प्लानिंग ही नहीं है कि किस तरीके से। हम बोलते हैं कि आप एरिया वाइज एक वैक्सीनेशन सेंटर तय कर दीजिए, वहाँ पर लोगों को बता दीजिए कि भैया यहाँ इतने लोगों को रोज़ वैक्सीन लगेगा, उतने लोग लाइन लगाएंगे, वैक्सीन लगाएंगे। लेकिन यहाँ तो 300 लोगों को वैक्सीन लगना है तो 200 को कूपन मिलेगा, 100 को नहीं मिलेगा। पता लगा कि आज के वैक्सीन में तो 200 विधायक जी लेके चले गए, 150 सांसद जी लेके चले गए, स्थानीय पार्षद का कोटा है। तो आम साधारण जो लोग हैं, जिनका कोई राजनीतिक हाथ किसी के ऊपर नहीं है, ऐसे लोग पूरा टीकाकरण के मामले में वंचित हैं। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि मेरा बारी कब आएगा। जो सक्षम है वो पैसा देकर लगवा ले रहे हैं, बाकी लोग इंतज़ार में है कि भाई वैक्सीन की बड़ी खेप आएगी, जब लोगों को मिलेगा तो मेरा नंबर भी आएगा, लोगों को मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये राजनीतिक रूप से ये लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। सर, आपकी पार्टी इसके लिए क्या कर रही है? देखिए, ये पूरा का पूरा विषय हम लोगों ने अपने स्तर पर, यहाँ पर जिला स्तर पर हम लोगों ने डीएम को बताया, हम लोगों ने सीएमओएच को एक ज्ञापन भी दिया है, और साथ ही साथ हम लोगों ने गवर्नर को भी इस विषय के बारे में जानकारी दिया। प्रदेश भाजपा की ओर से बार बार दिल्ली को बताया जा रहा है, लेकिन चूंकि हम इस पूरे विषय में राजनीति नहीं करना चाहते हैं। अब आपके पास तो अब यही एक माहौल रह गया ना, व्यवस्था रह गया कि अब केंद्र से भारतीय जनता पार्टी को वैक्सीन दिया जाए और बीजेपी अब घूम घूम के वैक्सीन लगाए। ये संभव नहीं है, चूँकि ये एक पूरे व्यवस्था में है। तो उस व्यवस्था में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम लोग बार बार स्थानीय प्रशासन को बता रहे हैं, जहाँ जहाँ भी गड़बड़ी हो रही है, जहाँ पर भी अव्यवस्था हो रही है, उसकी सूचना दे रहे हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के लोग बार बार बताने के बावजूद भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। देखा जाए कैसे ये मामला सुधरेगा, इसके लिए कोई ना कोई ठोस व्यवस्था किया जाएगा।
सर अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि एक ऐसा मुद्दा पे हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिससे हम सभी तरफ हैं, पर्टिकुलरली मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, वो है महंगाई। पेट्रोल, डीजल, इन सबको छोड़िए सर, किरासन, एलपीजी गैस, यहाँ तक कि अब सरसों तेल भी बहुत महंगा हो चुका है। आम आदमी जो कि कोरोना से पहले से त्रस्त था, महंगाई ने उसे पूरी तरह से पस्त कर दिया है। सर तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, कुछ विषय तो ऐसे हैं जिन विषयों पर आपकी और हमारी चलेगी नहीं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो पूरा मामला है, ये मामला अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार पर निर्धारित है। अब वो अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे पेट्रोल डीजल का दाम कम होना बढ़ना, एलपीजी का दाम कम होना बढ़ना, ये कहीं ना कहीं उस पर निर्भर करता है। और इसके लिए बार बार केंद्र की सरकार, जो इससे संबंधित मंत्री हैं, उनका बयान आ रहा है। लेकिन सरसों तेल की जहाँ बात है, वहीं आप अगर दूसरे विषयों को देख रहे हैं तो पहले की तुलना में बाकी जो खाद्य सामग्री है उस पर कहीं ना कहीं बहुत हद तक सरकार ने अंकुश लगाया है। आप समझिए, पिछले 2 साल से कोरोना का एक व्यापक प्रकोप चल रहा है। अव्यवस्था चारों तरफ है, लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, लोगों का रोजगार चला गया है। केंद्र की सरकार देश की एक बड़ी आबादी को, लगभग आप कह सकते हैं 80% आबादी को पिछले 1.25 साल से मुफ्त में राशन देने का काम कर रही है। उज्ज्वला योजना में जिन माताओं को गैस सिलेंडर दिया गया था, उनको फ्री में गैस सिलेंडर देने का काम केंद्र की सरकार ने किया। उसके बावजूद कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन कम होने के कारण उनके दाम बढ़ते हैं। कालाबाजारी तो कहीं है नहीं। सरकार ने एक नीति भी लाई है कुछ दिनों पहले, वो अभी क्रियान्वयन नहीं हो पाया है। नीति सरकार बना रही है कि जो डेली यूज़ के जो कई सामान हैं, जो जिनको आप ज़रूरी सामानों में गिनते हैं, ऐसे सामानों की एक सूची बनाई गई है और सरकार एक कानून ला रही है। उस कानून के तहत उसका एक नॉर्मल रेट, एक वर्ष में पिछले वर्षों का एक नॉर्मल रेट देखकर सरकार तय कर रही है। उसका एक एवरेज रेट तय कर दिया जाएगा और उस रेट से 1.5 गुना से ज़्यादा जैसे ही दाम बढ़ेगा, सरकार उस पर अंकुश लगाएगी और सरकार उस पर सब्सिडी देकर उसको सस्ते दाम पर लोगों को उपलब्ध कराएगी। ऐसा कानून भी केंद्र की सरकार ने लाया है। वर्तमान में कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर है कि सरसों तेल का दाम बढ़ा है, तो ये इस पर भी सरकार ज़रूर इस पर कोई ना कोई उपाय निकालेगी। लेकिन एक चीज़ आप समझ लीजिए कि जो जिस व्यवस्था में हम लोग हैं, पिछले आप 7 साल के सरकार में आपने देखा होगा जिस तरीके से इस महामारी के समय में भी रोज़मर्रा के चीज़ों के दामों पर जो लगातार उसमें जो एक स्थिरता रही है, इस अव्यवस्था के बाद भी ये कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के काम की सराहना की जानी चाहिए। कुछ चीज़ों के दाम निश्चित तौर पर, पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़े हैं, जिसका असर गरीब तबके के लोगों पर, निचले स्तर के लोगों पर पड़ा है। उसमें से हम लोग भी हैं। हम लोग को भी ऐसा तो है नहीं कि बीजेपी करने वाले लोगों को कम पैसे में सामान मिल रहा है। तो पूरा देश इससे जूझ रहा है। पूरे कई तो देश ऐसे हैं जो कोरोना के इस महामारी के समय में पूरा देश का देश ख़त्म हो गया, उनकी स्थिति खत्म हुई, उनकी आर्थिक व्यवस्था खत्म हो गई है। इतना बड़ा देश, 135 करोड़ की आबादी वाले देश में पूरे देश को संभाल कर आज तक टिकाए रखना। और आपने सुना है कि इतने बड़े कोरोना के महामारी में खाए बिना कोई मर गया हो। अब तो इसके पहले देख रहे थे लोग आत्महत्या कर रहे थे, कोई खाए बिना मर गया हो, कोई किसान। मैं खुद किसान परिवार से हूँ। अभी मैं अपने गांव गया था, मेरे घर में छोटे बोरियों में अनाज रखा हुआ है जो हर महीना मेरे परिवार को मिलता है सरकार की ओर से। तो आप समझिए कि आज के समय में देश का कोई एक ऐसा वर्ग नहीं है जो कमज़ोर वर्ग हो और वो खाए बिना मरे, उसके पास राशन नहीं पहुँचे, ऐसी व्यवस्था नहीं है। सरकार ने अंत्योदय के नाम पर हो, चाहे इस कोरोना के महामारी के समय में, इस पर अंकुश लगाने का काम किया है। लोगों के घरों में राशन, अनाज पर्याप्त मात्रा में पहुँचे, इसकी व्यवस्था सरकार ने की है। सर एक बात और था जो एक आम आदमी के जीवन को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है, वो है रोज़गार। अभी हम देखेंगे अगस्त में नया जो सरकारी डाटा आया है वो बताता है कि बेरोज़गारी दर 8.1% है। पहले तो लॉकडाउन के बाद जब से अनलॉक शुरू हुआ है तो लोगों को उस हिसाब से काम नहीं मिल पा रहा है जिस हिसाब से मिलना चाहिए। सरकारी वैकेंसीज़ जो है वो कम होते जा रही है, ऐसा क्यों? देखिए, सरकारी वैकेंसीज़ का तो बात ऐसा है कि सरकार के पास तो रोज़गार मुहैया कराने के लिए कोई बहुत बड़ा नया तो कोई व्यवस्था है नहीं। सरकार जिन उपक्रमों को चलाती है वहीं सरकारी वैकेंसी निकलेगी ना जी। बाकी के इसी के लिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम देश के नौजवान पीढ़ी को मैं स्वनिर्भर बनाऊंगा, आत्मनिर्भर बनाऊंगा, और उसके लिए सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चलाई हैं।
स्टार्टअप इंडिया के नाम पर, मेक इन इंडिया के नाम पर बहुत सारी योजनाएं चली हैं जिसमें आप अपना रोज़गार खुद प्रमोट करेंगे, सरकार से आपको उसमें मदद मिलेगी, आपको सस्ते दाम पर कर्ज मिलेगा, आप वो लोन लेके अपना रोज़गार करेंगे और खुद भी नौकरी पाएंगे, अब रोज़गार पाएंगे और कई लोगों को नौकरी भी देंगे। इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं। लेकिन ये बात, मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँगा, इसमें राजनीति करने का कोई जगह नहीं है कि कोरोना के बाद बहुत सारे लोगों का, बड़ी संख्या में लोगों का रोज़गार गया है। जो छोटे छोटे लोग जो ट्रेडिंग करते थे, ये लोग तो ख़त्म हो गए। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे काम रहे हैं, वो काम करने का अब स्कोप ही नहीं रहा लोगों के पास। तो ऐसे में बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन सरकार लगातार प्रयासरत है। अभी आपने 15 अगस्त को देखा है, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने बताया 100 लाख करोड़ रुपया सरकार ला रही है, एक गति स्कीम चलाएगी, उसके तहत युवाओं को रोज़गार देने का काम है। निरंतर सरकार प्रयास कर रही है। देखिए, सरकार के प्रयास में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन आपको एक चीज़ देखना है कि व्यवस्था भी आपके अनुरूप होना चाहिए। सब लोग चाहते हैं कि मुझे सरकारी नौकरी मिले, तो सरकारी नौकरियों की तो एक सीमा है। अब आप कई प्रदेशों की स्थिति देख लीजिए, उन प्रदेशों में शिक्षकों की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनके पास सर्टिफिकेट हो गया है और उनको नौकरी नहीं मिल पा रही है। तो ऐसे बहुत सारे विषय हैं जिन विषयों को लेकर जूझ रहा है। राजस्व का भी एक बड़ा मुद्दा है। तो केंद्र सरकार निरंतर प्रयासरत है कि कैसे इस समस्या से निजात पाया जाए और कैसे बड़ी संख्या में जो बेरोजगार हैं इनको रोज़गार मुहैया कराया जाए। इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री जी चिंता भी व्यक्त कर रहे हैं, उसके लिए योजनाएं भी निकाल रहे हैं। तो आने वाले समय में इन सब समस्याओं से निजात मिलेगा देश को। सर, बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत बेबाकी से अपने उत्तरों को दिया। लेकिन एक प्रश्न और है जो आपके आंसर से ही आया, वो ये है कि आप कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट सरकारी जो उपक्रम हैं उनसे ही वैकेंसीज मिलेगा, वो तो सीमित है। लेकिन हम दिन प्रतिदिन ऐसा देख रहे हैं और आपकी पार्टी पर, आपकी सरकार पर ऐसा आरोप लगता है कि आप लोग देश बेच रहे हैं, बड़े बड़े उपक्रम आप लोग प्राइवेट करते जा रहे हैं। एक चीज़ आप देखिए, सरकार जनता के लिए होता है। सरकार का काम लोगों की सुख सुविधा को व्यवस्थित करने का है। सरकार का काम कंपनियां चलाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे उपक्रम हैं जिन उपक्रमों में ये देखा गया पिछले 2 दशक 3 दशक का हिसाब मिला के कि वो बढ़िया से बढ़िया बेहतर काम करने के बावजूद भी वो सारे उपक्रम घाटे में हैं। जबकि उन्हीं उपक्रमों को चलाने के लिए प्राइवेट के कई ऐसे संस्था हैं जो आगे आकर बोल रहे हैं कि ये उपक्रम अगर आप मुझे दे देंगे तो मैं सरकार को इससे इतना लाभ दे दूंगा। अब आप एक छोटा सा विषय देखिए, मान लीजिए कहीं एक ट्रांसपोर्टेशन का काम है, उसको सरकार चला रही है, तो साल में 100 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है उसी उपक्रम में, और उसी उपक्रम को एक प्राइवेट कंपनी बोल रही है कि आप मुझे दे दीजिए, मैं इसको सुचारू रूप से चलाऊंगा और सरकार को 100 करोड़ रुपया दूंगा। तो दोनों में अंतर होता है। अब इससे क्या होता है, सरकार के पास राजस्व भी आता है और वो कंपनी जब उसको काम को करेगी तो वो विदेश से लोग लाएगी, रोज़गार तो लोगों को तब भी मिलेगा, सुविधा अच्छी होगी। आपको जब अच्छी सुविधा मिलेगी तो स्वाभाविक रूप से उसके लिए आपको तो आगे बढ़ना ही है। तो आज पूरा का पूरा दुनिया इसी योजना पर चल रहा है। आज आधुनिक भारत का युग है। इसमें सरकार को चलाने के लिए सरकार ने दुनिया भर की योजनाएं चला रही है सेवामूलक, उसके लिए भी पैसे चाहिए। आप विकास के काम भी लगातार आपको करने हैं। आप सुरक्षा से शुरू करके देश में बहुत आंतरिक ऐसे विषय हैं जिन विषयों पर लाखों लाख करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए कहीं ना कहीं सरकार जब निजीकरण कहीं कर रही है तो वो निजीकरण देश के हित में कर रही है। देश को बेचकर भारतीय जनता पार्टी स्विस बैंक में पैसा जमा नहीं करती है। ये आरोप कांग्रेस के लोगों पर लगा है। ये आरोप आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी एक नेता पर पिछले 7 वर्षों में, या अटल जी के सरकार में भी बीजेपी के किसी एक नेता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आज तक कोई उसको प्रमाणित नहीं कर पाया। जबकि कांग्रेस के राज में यूपीए 1 और यूपीए 2 के सरकार में आपने देखा होगा कई दर्जन सांसद और मंत्री ने जेल की हवा काटी है। तो अगर सरकार कुछ कर रही है निजीकरण का काम, तो वो भी देश के हित में कर रही है, अपने लिए चुराकर अपने बच्चों के भविष्य के लिए विदेशों में ले जाकर पैसा जमा नहीं कर रही है। सर, बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन ये एक पक्ष हुआ। दूसरा पक्ष ये है कि LIC जैसे जो कंपनी है, जो भारतीय उपक्रम है और जो मुनाफा दे रहे हैं, उनके भी प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है। ऐसा क्यों सर? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, और जिस विषय की जानकारी नहीं है उस विषय पर मुझे बोलना नहीं चाहिए। स्वाभाविक रूप से देखिए, जब देश चलाने वाला आदमी जब कोई योजना बनाता है
तो देश में रहने वाले लोगों के हित के लिए ही कुछ करता है। आपको एक चीज़ समझना होगा, जब जिसके ऊपर आपने भरोसा करके देश चलाने का बागडोर जिनके हाथ में सौंपा है, स्वाभाविक रूप से उसके नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में भारत ने नए आयामों को छूने का काम किया है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का स्वाभिमान का बात हो, मान सम्मान का बात हो, सुरक्षा का बात हो, भारत के वर्चस्व का बात हो, हर क्षेत्र में आपने देखा है कि भारत ने नए आयामों को छुआ है। देश में भी देश की सुरक्षा की व्यवस्था से लेकर देश के विभिन्न विषयों पर, देश के सभ्यता संस्कृति के विषयों को, देश के इतिहास को भी सुदृढ़ करने का काम पिछले 7 वर्षों में राष्ट्रवादी ताकत की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रही है और नए आयामों को छू रही है। तो आपको तो भरोसा करना होगा। आपने जिसको चुनकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर केंद्र की सत्ता में बैठाया है, उस पर भरोसा तो करना होगा। आपने इसके पहले भी तो बहुत सारी सरकारों को देखा है, जो लोग कॉमनवेल्थ गेम जैसे एक अंतर्राष्ट्रीय विषय को, जहाँ पर देश का मान सम्मान बढ़ना चाहिए, ऐसे विषयों को भी लूट से जिन्होंने नहीं छोड़ा, जिन्होंने इस देश में स्पेक्ट्रम के घोटाला के नाम पर 1,76,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया, जिन लोगों ने पूरा अल्फ़ाबेट के ए से लेकर जेड तक का घोटाला कर दिया, ऐसे लोग एक ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसने अपना सारा जीवन इस जननी जन्मभूमि भारत माता को समर्पित कर दिया। आप नरेंद्र मोदी के ऊपर उंगली उठाने के पहले आपको 1000 बार ये प्रश्न आपके मन में आएगा कि आखिर मोदी जी किसके लिए? लोग बोलते हैं अडानी अंबानी। अडानी अंबानी उनके रिश्तेदार हैं। आप मुझे बताइए कि अडानी को लाभ पहुंचाकर, अंबानी को लाभ पहुंचाकर, ये जो सीपीएम ने जो 2 नाम छोड़ दिए, टाटा बिरला को लाभ पहुंचाकर मोदी जी को क्या मिलेगा? मोदी जी अपने दामाद के लिए पैसा जमा करेंगे स्विस बैंक में। हमारे पास तो वाड्रा नहीं है, हमारे पास तो नहीं है रिश्तेदार, जिन रिश्तेदारों के नाम पर हम जाकर स्विस बैंक में पैसा जमा करेंगे। तो ये जिनके ऊपर लागू होता है उनके ऊपर होता है। मोदी जी के ऊपर कम से कम भ्रष्टाचार का आरोप आप नहीं लगा सकते हैं। मोदी जी के ऊपर देश को नुकसान पहुंचाने का कोई काम करेंगे, ऐसा आरोप नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए पूरे देश ने पूरे विश्वास के साथ उनके हाथ में देश की बागडोर को सौंपा है और निश्चित तौर पर 2024 आने दीजिए, दूसरा कार्यकाल पूरा होने दीजिए। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ, पूरे देश की जनता दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद देकर और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार के लिए भारत का प्रधानमंत्री चुनेगी और भारत दुनिया का नेतृत्व करेगा। दुनिया का नेतृत्व करने की कड़ी में हम लोगों ने कई पहल कर दिया है। आपने देखा है जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय में भारत ने एक नए आयाम को छुआ। अंतरिक्ष में हम लोगों ने अपना एक पहचान वजूद बनाया है। दुनिया के हर विवाद पर कहीं ना कहीं भारत के मत को पूछा जाता है और उसको महत्व भी दिया जाता है। ये वही भारत है जिस देश का प्रधानमंत्री जब किसी देश में जाता था तो लोग पहले समझ जाते थे कुछ मांगने आया है। ये वही भारत है जिस देश में पड़ोसी छोटे छोटे देश के सेना के लोग घुसते थे और भारत के सैनिकों का सर काट कर ले जाते थे। आज वही भारत है जो पुलवामा का जवाब देने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक करता है। हमने चीन को पीछे हटने पर मजबूर किया है। हमने कई एक ऐसे देश जो कभी हमारे दुश्मन के रूप में जाने जाते थे वो हमारे सामने घुटने टेक कर बैठ गए। तो इस तरह के कई नए विषयों को हम लोगों ने पूरे देश के सामने लाया है जिसकी आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। तो स्वाभाविक रूप से भारत का मान सम्मान स्वाभिमान सब कुछ बढ़ा है। आने वाले समय में यही राष्ट्रवादी सरकार भारत को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाएगी। सर, और आज के इंटरव्यू का लास्ट क्वेश्चन, जिस ज्वलंत मुद्दे पे आप लगातार फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से या डिफरेंट माध्यमों से आप लोगों के सामने आ रहे हैं, वो है उत्तर हावड़ा से जुड़ा हुआ उत्तर हावड़ा में जल जमाव का। आदरणीय उत्तर हावड़ा के हमारे जो विधायक जी हैं श्री गौतम चौधरी जी, अभी कुछ दिन पहले ही वो फेसबुक पे मुखातिब हुए थे, तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत कष्ट हो रहा है इस तरह की परिस्थिति में लोगों को डूबा हुआ देखना, उनको बहुत तकलीफ़ हो रहा है और उन्होंने लोगों से विनम्र निवेदन किया है कि वो उनको कुछ दिनों का उनको समय दिया जाए और जब ये बारिश का सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो इस समस्या को वो जड़ से मिटा देंगे। वो इस समस्या को मतलब जितना फोरम हो सकता है कॉर्पोरेशन से लेकर हर जगह लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, इंजीनियर से बात कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पहली तो सबसे बड़ी बात है कि वो कम से कम ये कहे तो, करना तो दूर का बात है। एक चीज़ आप समझिए, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसका जन्म उत्तर हावड़ा में हुआ है और जिसने अपने जन्म से ही जल जमाव की समस्या को देखा है। जब से वो राजनीति में आए हैं तब से वो इन चीज़ों को देख रहे हैं। 10 साल 3 महीने की राज्य सरकार,
और लगभग 8 साल का नगर निगम। और सौभाग्य रहा है कि नगर निगम में कंजर्वेंसी डिपार्टमेंट के वो MIC भी रहे हैं, जिनके जिम्मा ही साफ सफाई का काम था। तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि एक विधायक के रूप में ये बोले कि हमारे पहले वाला जो कंजर्वेंसी का MIC था वो काम नहीं किया है, ये उसकी कमी के कारण हुआ है। नालों में से प्लास्टिक निकल रहा है, नालों के अंदर पूरा जाम पड़ा हुआ है। ये जवाबदेही किसकी है? MIC कंजर्वेंसी की है। तो एज ए MIC कंजर्वेंसी वो विफल रहे हैं और एक विधायक के रूप में वो सफल होना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक राजनीतिक कार्यकर्ता को जो कि वोट की राजनीति करता है, उसके सामने कई ऐसे विषय हमेशा होने चाहिए। जैसे मैं चुनाव लड़ा और मान लीजिए 3 महीना पहले मैं चुनाव जीत जाता और जल जमाव होता। ऐसा तो नहीं था कि मैं विधायक का चुनाव जीत जाता तो जल जमाव नहीं होता। तो मेरे मन में कई विचार हैं। मैंने बार बार कहा है कि मैं तो खुले मंच पर चर्चा करना चाहता हूं। अगर मेरे सामने बैठे तो मैं उनको सुझाव देना चाहता हूं। दुर्भाग्य यह रहा कि मेरी पत्नी पार्षद रही हावड़ा नगर निगम में, 5 साल तक पार्षद रही। 5 साल में एक भी बजट में विरोधी किसी पार्षद को नगर निगम के मंच पर बोलने का मौका ही नहीं मिला। चाहे वो CPM के 2 पार्षद हो या BJP की 2 पार्षद, किसी को बोलने का मौका नहीं मिला। आप सुझाव भी नहीं दे सकते हैं। तो जिस नगर निगम में पार्षदों को बोलने की आज़ादी नहीं है, बजट पेश होगा, कोई एक बजट पेश करेगा और बाकी लोगों का गला दबा दिया जाएगा, चुप रहो, मुंह पर पट्टी बांध लो, और वो बजट पास कर दिया जाएगा। तो हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं जल निकासी के लिए। हर साल जब से हावड़ा नगर निगम बना है करोड़ों रुपए खर्च होते हैं और हर साल पानी लगता है। तो भैया ये पैसा खर्च कहाँ होता है और क्यों खर्च होता है? क्यों नहीं आप ये सोचते हैं कि इस बार पानी जम गया, अगला बार नहीं जमेगा, इसके लिए हम कोई ब्लूप्रिंट बनाएंगे? उन्होंने कई विभाग के लोगों को बुला के क्या किए? फकीर बागान का 2 नाला नहीं खुलवा पाए। बात करना, बड़ी बड़ी बात करना, सेच दफ्तर के अधिकारी को बुलाएंगे, KMDA को बुलाएंगे, आप NDRF को बुला लीजिए, और एक नाला नहीं खुलवा पाते हैं। नाला साफ करने के लिए मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा। आज के इस आधुनिक युग में जिंदा व्यक्ति को बिना मास्क, बिना हेलमेट, बिना बूट के, खाली बदन, बिना रस्सी बांधे नाला में उतार दिया गया है। आपको पता है उस पानी में कितना दबाव है। अगर गलती से भी उस समय में नाला अगर खुल गया तो आदमी बह के कहाँ जाएगा उसका पता नहीं। उसके बाद तो ये भाग चलेंगे, बगले झांकने लगेंगे, बोलेंगे नहीं हम तो थे ही नहीं, हम तो जानते नहीं हैं। इस तरह के लोग हैं। तो सोच अच्छी है, काम करना चाहिए। और हावड़ा के जल निकासी का जो व्यवस्था है ये बहुत पुराना समस्या है और बड़ा है, व्यापक है। इस पर एक बड़ा ब्लूप्रिंट बनना चाहिए। और गंगा में ये जो सीधा गंदा पानी जाकर गिर रहा है ये भी रुकना चाहिए। इसके लिए एक व्यापक प्लानिंग करके ये काम करना होगा। दुख प्रकट करना और मीडिया के सामने आकर घड़ियाली आंसू बहाना दोनों अलग अलग बात है। इतना दुख हो रहा है, हम उत्तर हावड़ा में रहते हैं, कष्ट नहीं देख पा रहे हैं। कहाँ है ये कष्ट? पहला बार हुआ है क्या? मोहिनाथ पाड़ा के लोग आपकी सरकार में पिछले 10 साल से हर बार इस जल जमाव में डूबते हैं। फकीर बागान के लोग डूबते हैं। आप खुद ही खिचड़ी लेकर बांटते आ रहे हैं पिछले 15 वर्षों से। तो आपको जल जमाव नहीं दिखता था? आप विधायक हो गए तो दिख रहा है। तो आपके पुराने विधायक जी क्या किए? आपके पुराने विधायक 5 साल क्या किए? उसके पहले वाले तो बहुत अनुभवी विधायक थे, वो क्या किए? आपकी राज्य सरकार ने क्या किया जल जमाव के लिए? मैं तो प्रश्न उठाता हूँ कि आपने हावड़ा जिला के जल निकासी के लिए आपके किसी भी विधायक ने अगर विधानसभा में कोई प्रस्ताव लाया हो, कुछ कहा हो, तो आप उसको मीडिया के सामने वो वीडियो ला दीजिए। आपने कोई प्रस्ताव दिया हो लिखित, तो आप उसको लाकर दे दीजिए लोगों के सामने। जब जैसा तब तैसा, ईद बकरीद आया तो टोपी पहन के चले गए, दिवाली आया तो तिलक लगाकर चल गए। ये राजनीति करने का समय खत्म हो गया है। अब पश्चिम बंगाल के लोग, विशेषकर उत्तर हावड़ा के लोग विकास चाहते हैं। जिस उत्तर हावड़ा में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है, जिस उत्तर हावड़ा में कॉलेज नहीं है, जिस उत्तर हावड़ा में अच्छी सड़कें नहीं हैं, एक ढंग का स्टेडियम नहीं है, एक ITI इंस्टीट्यूट नहीं है, एक अच्छा अस्पताल नहीं है सरकारी, इस उत्तर हावड़ा में काम करने के लिए बहुत सारे अवसर हैं। राजनीति नहीं करके सामने आकर सबको साथ लेकर उत्तर हावड़ा के विकास के लिए काम करना हो। वहाँ मेरी जो भूमिका होगी, जहाँ भी मेरी ज़रूरत होगी, मैं हर कदम उत्तर हावड़ा के विकास के लिए किसी के भी साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हूँ। धन्यवाद सर आज के इस इंटरव्यू के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं।